वेलकम टू आरडी नॉवल। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। हम यहाँ पेश करते हैं दिल को छू जाने वाली कहानियां, जहां हर एपिसोड आपको एक नई दुनिया में ले जाता है। चाहे वो हो बिलियनर की कहानी, या एआई से भरा एक्शन, या इमोशनल लव स्टोरी, आरडी नॉवल पर आपको सब मिलेगा। वो भी 100% एनिमेटेड और एआई टेक्नोलॉजी के साथ। सुने, महसूस करें और कहानी का हिस्सा बने। सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए एक अनोखी दुनिया से। हमारे पीछे गाड़ियों की लंबी कतार है। हम गाड़ी को बिल्कुल भी पीछे नहीं ले सकते। मोटरसाइकिल वाला एकदम अगले पहिए के नीचे लेटा है। हम उसके ऊपर से गाड़ी नहीं निकाल सकते, ड्राइवर ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। धत्तेरे की। विक्रम ने दरवाजा खोला और गाड़ी के सामने की ओर चला गया। उसने देखा कि मोटरसाइकिल वाले को कोई गहरी चोट नहीं दिख रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा उसे कुछ अंदरूनी चोटें आई होंगी। वो रिया को बचाने की जल्दी में था, इसलिए उसने पहले मोटरसाइकिल वाले को वहां से हटाना चाह रहा था ताकि बाद में अपनी डॉक्टरी के हुनर से उसका इलाज कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू पाता, मोटरसाइकिल वाला चिल्लाने लगा कि विक्रम उसे जान से मारना चाहता है। उसकी चीखें सुनकर फौरन भीड़ जमा हो गई। लोग उनकी तरफ उंगलियां उठाने लगे और कुछ लोग तो मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। ये देखकर विक्रम ने उसे हटाने का इरादा छोड़ दिया। उसने आगे वैन को खोजने की कोशिश की। वह अपनी असाधारण रफ्तार का इस्तेमाल करके उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि वैन वहां से गायब हो चुकी थी। विक्रम गुस्से से लाल पीला हो गया। टैक्सी के अंदर, भैया पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? मुस्कान थोड़ी बेचैन थी। उसे डर था कि वापस जाने में उन्हें देर ना हो जाए। बस 4-5 मिनट और। हमें सीधे मार्केट की मेन गली में छोड़ना, रिया कपूर ने पैदल चलने से बचने के लिए ड्राइवर से कहा। मैडम, मार्केट में बहुत भीड़ है। वहाँ गाड़ी चींटी की रफ्तार से चलेगी। अगर आपको जल्दी है तो मैं आपको चौराहे पर उतार देता हूँ। वहाँ से पैदल जाना आपके लिए ज़्यादा आसान और तेज रहेगा। ब्लूटूथ हेडसेट पर यह बातें सुनकर आर्यन राठौर फौरन कपड़ों की एक दुकान में घुस गया। उसने 1-2 मिनट में कुछ कपड़े खरीदे और फिर तेजी से भागकर मार्केट के चौराहे पर पहुंच गया। फिर उसने अपनी एक्स-रे विजन का इस्तेमाल किया, जिससे उसे दूर तक का साफ दिखाई देता था। थोड़ी देर में आर्यन को एक टैक्सी में रिया कपूर और मुस्कान नजर आ गईं। जल्द ही टैक्सी की रफ्तार कम हुई और वह सड़क के किनारे रुक गई। आर्यन कपड़ों का थैला हाथ में लिए ऐसे निकला जैसे वह बस वहां से गुजर रहा हो। रिया ने जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करके किराया चुकाया और दरवाजा खोला, वह आर्यन से टकरा गई। अरे, क्या इत्तेफाक है? तुम यहाँ कपड़े खरीदने आए हो? रिया ने तुरंत मुस्कुराकर पूछा। आर्यन ने भी चेहरे पर हैरानी के भाव लाए और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, बस अभी कुछ कपड़े खरीदे हैं। थोड़ा रुककर उसने कहा, तुम लोग भी शॉपिंग के लिए आए हो क्या? कहो तो मैं भी साथ चलूं और फिर हम साथ में स्कूल लौट चलेंगे। ठीक है। रिया को कोई एतराज नहीं था और उसने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन मुस्कान ने उसे फौरन रोक दिया और आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुराई। स्कूल क्रश आर्यन, हम लड़कियों का कुछ जरूरी सामान खरीदने जा रहे हैं। मुझे डर है कि आपका हमारे साथ चलना थोड़ा अजीब हो सकता है। बुरा मत मानिएगा। आर्यन की मुस्कान से पहले कभी बात नहीं हुई थी, इसलिए वह उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। लेकिन मुस्कान की मीठी बातों और लहजे से वह एक मासूम और प्यारी लड़की लग रही थी, जिसे कोई भी पसंद कर ले। सही बात है, फिर मैं तुम लोगों के साथ नहीं चलता, आर्यन ने माफ़ी मांगते हुए कहा। फिर उसने चुपके से 100 विलेन पॉइंट्स खर्च करके मुस्कान की जानकारी निकाली। मुख्य पात्र मुस्कान, ताकत 20, आकर्षण 196, किस्मत 489, हुनर कोई नहीं, होस्ट के प्रति लगाव -20, बहुत ज़्यादा नफरत करती है। मुस्कान की सारी खूबियां रिया कपूर से थोड़ी कम थीं, लेकिन यह -20 लगाव का क्या चक्कर था? आर्यन ने फिर से मुस्कान की तरफ देखा। आर्यन की नज़रें महसूस कर मुस्कान के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। यह मुस्कान, जो बाहर से एकदम मासूम लग रही थी, असल में 2 चेहरे वाली लड़की निकली। अगर वह दिखावा करने में माहिर थी तो असल में वह उसे नापसंद करती थी। हालांकि आर्यन को एक बात समझ नहीं आई कि उसने तो कभी उससे बात तक नहीं की, फिर वह उससे नफरत क्यों करती है? क्या इसलिए कि वह एक विलेन है और मुख्य पात्र स्वाभाविक रूप से उससे नफरत करते हैं? तो मैं और मुस्कान पहले शॉपिंग कर लेते हैं। कुछ बात हुई तो फ़ोन करूंगी। बाय। रिया ने आर्यन को हाथ हिलाकर विदा किया। रुको, आर्यन ने उसे रोका। तुम्हें बिस्तर की चादरें और तकिए जैसी चीज़ों की ज़रूरत होगी ना? क्या मैं उन्हें खरीदने में तुम्हारी मदद करूं? हाँ, ये तो अच्छा रहेगा। फिर मेरी मदद कर दो। रिया ने तुरंत सिर हिलाया। तुम्हें किस तरह की चीज़ें पसंद हैं? जैसे कि रंग और डिज़ाइन, मुझे थोड़ा बता दो। आर्यन जानबूझकर समय बिताने के लिए बातें करने लगा। पास ही सड़क किनारे खड़ी एक वैन में एक लड़का बीच में खड़ा है। क्या अब भी पुराने प्लान के हिसाब से काम करें? छोटे कद के युवक ने अपने 2 साथियों से पूछा। वो लड़का तो बस एक स्टूडेंट लग रहा है।
वो क्या बिगाड़ लेगा? अगर वो बीच में आए तो उसे चाकू मार देंगे। दूसरे युवक ने गुस्से में कहा। उसे हाथ मत लगाना, लंबे युवक ने टोकते हुए कहा। क्या बात है, अब तू शरीफ बनेगा क्या? अंधे हो क्या? ध्यान से देखो, वो राठौर ग्रुप का छोटा मालिक आर्यन राठौर है। लंबे युवक की आवाज में उत्तेजना थी। आज तो लॉटरी लग गई, उसे भी उठा लेंगे, फिर करोड़ों की फिरौती मांगेंगे। पेशेवर किडनैपर होने के नाते उन्होंने चंद्रगढ़ के बड़े रईसों के रिश्तेदारों के बारे में पूरी छानबीन कर रखी थी। इत्तेफाक से उन्होंने आर्यन को पहचान लिया। तीनों ने नकाब पहने और वैन आर्यन और लड़कियों के पास ले जाकर अचानक बाहर निकले। रिया और मुस्कान के चेहरे पीले पड़ गए। आर्यन तो पहले से ही तैयार था। उसने देखा कि दो गुंडे उसकी तरफ लपके। उसने फौरन एक के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा और दूसरे के कूल्हे पर लात जमा दी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और उसके विंग चुन के दांव पेच उन दोनों को पस्त करने के लिए काफी थे। तीसरे गुंडे को आर्यन ने अपनी कोहनी के प्रहार से दूर फेंक दिया। डिंग, आपने मुख्य पात्र विक्रम को रोककर खुद किडनैपर्स को हराया और रिया कपूर को बचाया। 200 विलेन पॉइंट्स मिले। तीनों गुंडे घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतना ताकतवर होगा। उन्होंने वैन में बैठकर भागने में ही भलाई समझी। आर्यन ने उन्हें भागने दिया। वह चाहता तो उन्हें पकड़ सकता था, लेकिन वह मामला बढ़ाना नहीं चाहता था जिससे रिया के पिता को कोई सख्त कदम उठाना पड़े। गुंडों के जाने के बाद रिया और मुस्कान अभी भी सदमे में थीं। शायद वो मेरे लिए ही आए थे, तुम लोग फिक्र मत करो, आर्यन ने एक कहानी गढ़ दी। फिर उसने अपने पिता विक्रमादित्य राठौर को फोन करने का नाटक किया और पूरी बात बताई। रिया ने आर्यन की तरफ हैरानी से देखा। वाह, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम लड़ने में भी इतने माहिर हो। लेकिन तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? मैं अकेला था। अगर वो पागल होकर तुम पर हमला कर देते तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। मेरा चोट खाना ठीक है, पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, आर्यन ने कहा। डिंग, रिया कपूर का लगाव 10 बढ़ गया। अब ये 30 बहुत दोस्ताना है। डिंग, मुस्कान का लगाव 20 बढ़ गया। अब ये 0 अजनबी की तरह है। डिंग, आपको 300 विलेन पॉइंट्स मिले। रिया और मुस्कान एक कपड़ों की दुकान में चली गईं। आर्यन फर्नीचर की दुकान पर पहुंचा। वहां उसे अपनी मां लक्ष्मी देवी की सेक्रेटरी अनन्या मिली। अनन्या के हाथ में कपड़ों का एक थैला था जिसमें बहुत सस्ते कपड़े थे। आर्यन को हैरानी हुई कि इतनी अच्छी सैलरी होने के बाद भी वह इतने सस्ते कपड़े क्यों खरीद रही है। अनन्या जी, क्या आप काम पर नहीं गईं? आर्यन ने पूछा। मैंने अपने भाई के साथ कुछ सामान खरीदने के लिए छुट्टी ली है, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। आपका भाई? आर्यन ने आसपास देखा। वो बाथरूम गया है। तो क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं? मुझे लड़कियों के लिए कुछ चादरें और तकिए खरीदने हैं, आर्यन ने कहा। अनन्या फौरन तैयार हो गई और उसने आर्यन के लिए बेहतरीन चीजें पसंद कर लीं। तभी एक लड़का वहां आया और उसने अनन्या को आवाज दी। दीदी, आ गया तू? अनन्या ने मुस्कुराकर आर्यन से कहा। ये मेरा छोटा भाई आरव है। आरव दिखने में काफी साधारण था। जब आर्यन ने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो अनन्या ने बताया कि उसके नंबर अच्छे नहीं आए थे और उसे कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। ये सुनकर आरव चिढ़ गया। दीदी, तुम इसके सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो? ये कोई बड़े घर का लड़का है तो क्या हुआ? तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगा, आरव ने घमंड से कहा। अनन्या डर गई कि कहीं आरव की बदतमीजी से उसकी नौकरी न चली जाए। उसने आर्यन से माफी मांगी। आर्यन को आरव की बातों में कुछ अजीब लगा। उसने 100 पॉइंट्स खर्च करके उसे चेक किया। मुख्य पात्र आरव, ताकत 76, आकर्षण 86, किस्मत 387, हुनर, पार की नजर, चीजों को छूकर उनकी असलियत पहचानना। तो ये भी एक मुख्य पात्र है। आर्यन मन ही मन मुस्कुराया। यह आरव उसके लिए कोई खतरा नहीं, बल्कि पॉइंट्स कमाने का एक नया जरिया था। एपिसोड 32। आर्यन राठौर ने अपनी नजरें हटाईं और अनजाने में फिर से अनन्या पाठक की ओर देखा। चूंकि आरव पाठक मुख्य पात्र था, तो क्या खूबसूरत अनन्या पाठक मुख्य महिला पात्र हो सकती है? लेकिन वे दोनों तो भाई बहन थे। क्या किसी बेवकूफ लेखक की पसंद इतनी अजीब हो सकती है? आर्यन ने अंदाजा लगाया, लेकिन जल्दी ही उसे एक और संभावना सूझी। सेक्रेटरी अनन्या, तुम्हारा भाई अभी छोटा है और उसका स्वभाव थोड़ा गर्म है। मैं समझ सकता हूँ। मैं नाराज नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आर्यन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर अनन्या पाठक ने राहत की सांस ली। आरव को इसकी परवाह नहीं थी और न ही उसने इस बात की सराहना की। वह भी आर्यन की ओर चिढ़कर देख रहा था। तुम दोनों भाई बहन जैसे नहीं लगते, आर्यन ने अचानक कहा। मैं गोद ली हुई बेटी हूँ। मेरा आरव के साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हम सगे भाई बहन की तरह ही हैं। अनन्या ने यह बात नहीं छिपाई। बिल्कुल वैसा ही जैसा सोचा था। आर्यन का अंदाजा सही निकला। उसे 100 विलेन पॉइंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ी और उसने अनन्या पाठक को मुख्य महिला पात्र के रूप में पहचान लिया। आरव ने देखा कि उसकी बहन आर्यन के साथ बातें कर रही है, इसलिए उसे वहां रुकना अच्छा नहीं लगा। उसने कुछ दूर रखे एक मसाज चेयर की ओर इशारा किया। मैं थोड़ी देर वहां जाकर बैठता हूँ।
अनन्या ने सिर हिलाया। आरव के जाने के बाद उसने आर्यन से कहा, मेरे भाई का स्वभाव ही ऐसा है। छोटे मालिक आर्यन, कृपया आप इसे दिल पर न लें। चिंता मत करो, मैंने पहले ही कहा है कि सब ठीक है। अनन्या ने देखा कि आर्यन वाकई नाराज नहीं लग रहा था। उसने पूरी तरह राहत महसूस की। क्या आप कुछ और चुनना चाहते हैं? बस इतना ही, यही सब चाहिए। आपने ये किसी लड़की के लिए खरीदा है, सही ना? हाँ, एक क्लासमेट के लिए। सिर्फ क्लासमेट? मुझे नहीं लगता कि यह इतना सीधा है। अनन्या को लगा कि आर्यन काफी मिलनसार है, इसलिए वह उसे छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। मुझे छोटी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी तुलना में मैं आपकी जैसी वर्किंग प्रोफेशनल ब्यूटी की ओर अधिक आकर्षित होता हूँ। आर्यन ने अनन्या को छेड़ते हुए कहा। अनन्या को अचानक थोड़ा अजीब लगा। वह आर्यन को सिर्फ एक छोटे लड़के की तरह समझती थी। जब उसने अचानक ऐसी बात कही तो वह दंग रह गई। लेकिन वह नाराज नहीं थी, उसने सिर्फ उस अजीब स्थिति को संभालने के लिए एक मुस्कान दी। छोटे मालिक, आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए। क्या होगा अगर मैं कहूं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं? आर्यन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। अनन्या पूरी तरह से सन्न रह गई, उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। हालांकि आर्यन ही पहले बोला, चूंकि सामान चुन लिया गया है तो मुझे अभी कुछ काम है। मैं अब चलता हूँ। फिर अनन्या के कुछ बोलने का इंतजार किए बिना वह एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहां से चला गया। अनन्या को थोड़ा अजीब लगा, वह कुछ देर वहीं सुन्न खड़ी रही। उसने तभी प्रतिक्रिया दी जब आरव उसे बुलाने के लिए पास आया। दीदी, आप ठीक नहीं लग रही हैं। क्या आपकी तबीयत खराब है? थोड़ी सी, शायद काम की वजह से बहुत थक गई हूँ। अनन्या ने बहाना बनाया, उसने आर्यन की कही बातों का जिक्र आरव से नहीं किया। ये सुनकर आरव को कोई शक नहीं हुआ। आर्यन सामान लेकर अनन्या की नज़रों से ओझल होने के बाद उसने लक्ष्मी देवी से संपर्क किया और अनन्या पाठक की वे बुनियादी जानकारियां मांगी जो उसने कंपनी में शामिल होते समय दी थीं। इन जानकारियों में अनन्या के घर का पता भी शामिल था। ये जानकारी मिलने के बाद आर्यन ने उसी प्राइवेट जासूस एजेंसी को फ़ोन किया जिसने पिछली बार अर्जुन की जांच की थी। वह अनन्या के घर की स्थिति की सटीक जांच करना चाहता था। साथ ही वह आरव की गतिविधियों पर भी करीब से नज़र रखना चाहता था। दूसरी तरफ विक्रम और वह मोटर ड्राइवर कार दुर्घटना के कारण काफ़ी समय तक उलझे रहे और आखिरकार वहां से निकलने में कामयाब रहे। उसने तुरंत करण ओबरॉय को फ़ोन किया और रिया कपूर की स्थिति के बारे में पूछा। करण ओबरॉय ने सामान्य रूप से जवाब दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद कॉल खत्म हो गई। करण ओबरॉय की आवाज़ स्थिर थी, जिसका मतलब था कि उन्हें कोई धमकी भरा फ़ोन नहीं मिला था। दूसरे शब्दों में, रिया कपूर सुरक्षित थी और उसका अपहरण नहीं हुआ था। विक्रम को समझ नहीं आया कि अपराधियों ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, या शायद अपराधियों ने रिया कपूर का अपहरण किया ही नहीं था। विक्रम इस बात को सुलझा नहीं सका, लेकिन जो भी हो उसके लिए यह एक अच्छा परिणाम था। रिया का अपहरण नहीं हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस पर उसकी रक्षा करने में विफल रहने का आरोप नहीं लगेगा। तुम्हारी बिटिया फिलहाल सुरक्षित है। आज जो हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। ऐसा बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि बॉस करण ओबरॉय से भी यह बात छिपानी होगी, वरना तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। विक्रम ने मोटे ड्राइवर को चेतावनी दी। जी। मोटे ड्राइवर ने जल्दी से सिर हिलाया। वह करण ओबरॉय का फुल टाइम ड्राइवर था। वह इतने लंबे समय से करण ओबरॉय के लिए गाड़ी चला रहा था और उसका कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। लेकिन आज ऐसा कुछ हो गया। अगर बॉस को इसके बारे में पता चलता तो निश्चित रूप से उनके मन में उसके प्रति छवि खराब हो जाती। वैसे भी बिटिया को कुछ नहीं हुआ था, इसे गुप्त रखना ही सबसे अच्छा था। रिया कपूर और मुस्कान मल्होत्रा की शॉपिंग खत्म होने के बाद वे तय जगह पर आर्यन से मिले। वहां उनके लिए एक रेंज रोवर पहले से इंतजार कर रही थी। आर्यन रेंज रोवर में नहीं जाना चाहता था क्योंकि वह उनके पीछे रहना चाहता था। अब जब खतरा टल गया था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तीनों आराम से स्कूल लौट आए। हालांकि आर्यन तुरंत क्लास में नहीं गया। इसके बजाय उसने स्कूल के बाहर से 2 कप खास मिल्क टी खरीदी। दोपहर की पहली क्लास शुरू होने में अभी 5 मिनट बाकी थे। लगभग सभी छात्र क्लास में लौट चुके थे। ईशानी शर्मा अपनी सीट पर बैठी थी। उसने अपनी तिरछी नज़रों से आर्यन को अंदर आते देखा, लेकिन उसकी ओर नहीं देखा। वह आर्यन के अचानक वहां से चले जाने की वजह से अब भी थोड़ी ईर्ष्या महसूस कर रही थी। जाहिर है वह आर्यन से बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी एक हाथ ने अचानक ईशानी शर्मा की ओर मिल्क टी का कप बढ़ाया। ईशानी ने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए आर्यन को पाया। ये खास तुम्हारे लिए खरीदी है। उसके बाद आर्यन वापस अपनी सीट पर चला गया। ईशानी शर्मा, जो अब तक नखरे दिखा रही थी, तुरंत अच्छे मूड में आ गई। इस लड़के को वाकई पहले कुछ काम रहा होगा। वह अब भी मेरी परवाह करता है। दूसरे हाथ से मिल्क टी का वह गर्म कप पकड़े हुए ईशानी ने उसे अभी पिया नहीं था, लेकिन उसका दिल मिठास से भर गया था। डिंग, मेजबान ने मुख्य महिला पात्रों में से एक ईशानी शर्मा के दिल को छू लिया है। 100 विलियन पॉइंट्स प्राप्त हुए।
दोपहर में आर्यन को जासूस एजेंसी से एक संदेश मिला। उस संदेश में अनन्या पाठक के परिवार की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी थी। आर्यन ने जब इसे चेक किया तो उसे तुरंत समझ आ गया कि अनन्या, जिसका वेतन हजारों में था, कपड़े खरीदते समय इतनी कंजूसी क्यों कर रही थी। और इस जानकारी से आर्यन को यह भी पता चला, आरव की शक्ति उसे अभी हाल ही में मिली थी। उसने पैसे कमाने के लिए अपनी जादुई क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया था। आर्यन ने पहले अनन्या से जो कहा था वह मजाक नहीं था। अगर अनन्या मुख्य महिला पात्र नहीं होती तो आर्यन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन ये जानने के बाद कि अनन्या ही हीरोइन है, उसे कुछ करना ही था। अनन्या के मन में अपनी जगह बनाना एक अच्छा तरीका था, लेकिन आर्यन की अनन्या के साथ बातचीत बहुत कम होती थी। अगर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता तो इसमें बहुत समय लग जाता। ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं था, इसलिए उसे ज्यादा सीधा होना पड़ा। आर्यन ने कुछ देर सोचा और जल्दी से लक्ष्मी देवी को फोन किया। बात ये थी, अनन्या पाठक का वेतन बढ़ा दिया जाए। उसका मासिक वेतन 1 लाख रुपये बढ़ा दो। हेवनली फ्रेग्रेंस लक्ष्मी देवी की कंपनी का मुख्यालय भवन। अनन्या पाठक कुछ उदासी के साथ कंपनी लौटी। फर्नीचर स्टोर छोड़ने के बाद वह और उसका भाई अस्पताल गए थे। उसकी मां की बीमारी बढ़ गई थी और डॉक्टर ने उसे बताया था कि उन्हें फिर से डायलिसिस कराना होगा। हालांकि कई डायलिसिस सेशन के बाद अनन्या की सारी बचत लगभग खत्म हो गई थी। उसके पास सचमुच पैसे खत्म हो गए थे। उसने अपने रिश्तेदारों से जितना हो सके उतना पैसा उधार लिया था और अब भी वह लाखों की कर्जदार थी। इस भारी दबाव ने उसका दम घोंट दिया था। वह लड़खड़ाते हुए प्रेसिडेंट के ऑफिस में वापस आए और खुद को काम शुरू करने के लिए तैयार किया। अनन्या, इस महीने से तुम्हारा मासिक वेतन 1 लाख रुपये बढ़ा दिया गया है। काम कर रही लक्ष्मी देवी ने अनन्या को वापस आते देखा और अचानक उसकी ओर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, मैडम, ऐसा क्यों? अनन्या हैरान रह गई। हालांकि उसके पास पैसों की कमी थी, लेकिन उसने कभी अपने सहकर्मियों या बॉस से इसका जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उसके अपने सिद्धांत थे। वह तब तक किसी से उधार नहीं लेती थी जब तक कि उसके पास कोई और रास्ता न बचे। लक्ष्मी देवी को इसके बारे में पता नहीं हो सकता था। आर्यन ने ऐसा कहा है, लक्ष्मी ने जवाब दिया। लक्ष्मी अंदाजा लगा सकती थी कि आर्यन अनन्या का वेतन बढ़ाने की बात क्यों कर रहा है, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वह बस इतना जानती थी कि चूंकि उसके बेटे की ऐसी इच्छा है तो एक मां होने के नाते उसे अपने बेटे की इच्छा पूरी करनी ही होगी। इसके अलावा अनन्या वाकई बहुत खूबसूरत थी और उसका स्वभाव भी अच्छा था। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और उसका फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा था। वह उसके बेटे के लिए काफी हद तक योग्य थी। लक्ष्मी देवी ने अपनी बात खत्म करने के बाद सिर झुकाया और दस्तावेजों को देखने लगी। इस समय अनन्या की मनोदशा बहुत जटिल थी। उसमें खुशी, द्वंद्व, विरोध और गुस्सा सब मिला जुला था। उसे आखिरकार समझ आ गया कि आर्यन ने पहले उससे जो कहा था वह मजाक नहीं था। अनन्या वास्तव में मना करना चाहती थी, लेकिन मना करने के परिणाम भुगतने की उसकी हिम्मत नहीं थी। प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी की नौकरी में अच्छा वेतन मिलता था। अगर वह लक्ष्मी देवी के प्रस्ताव को ठुकरा देती तो ये बात निश्चित रूप से आर्यन के कानों तक पहुंच जाती। क्या होगा अगर आर्यन नाराज हो गया और उसने लक्ष्मी देवी से उसे नौकरी से निकालने के लिए कह दिया? तो वह अपनी आय का स्रोत खो देगी। कम समय में अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल होगा। उसकी मां का क्या होगा जिन्हें यूरेमिया था? उसके पिता का क्या होगा जिनके पैरों में चोट लगी थी और वे अपनी बाकी जिंदगी केवल व्हीलचेयर पर ही बैठ सकते थे? भले ही अनन्या की इच्छा न हो, लेकिन उसने इस समय मना करने की हिम्मत नहीं की। उसी पल अनन्या का फोन अचानक बज उठा। यह एक अनजान नंबर था। क्या तुम संतुष्ट हो? उसने फोन उठाया और आर्यन की आवाज सुनी। क्यों? अनन्या के मन में कई तरह की भावनाएं थीं। तुम असल में जानती हो, फिर इतना क्यों पूछना? मुझे क्या करना होगा? फोन पर बात करना ठीक नहीं है। मैं आज रात 10 बजे ग्रैंड मैरियट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें रूम नंबर भेज दूंगा। वहां आओ और हम आमने सामने बात करेंगे। बीप बीप। फोन कट गया। अनन्या को जवाब देने का मौका मिलने से पहले ही आर्यन ने फोन काट दिया। लेकिन अनन्या ये भी जानती थी कि उसमें मना करने का साहस नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने और काम पर वापस लौटने की कोशिश की। देखते ही देखते रात हो गई। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 9:30 बज गए। चूंकि अनन्या ने आज आधे दिन की छुट्टी ली थी, इसलिए उसे अभी कुछ काम पूरा करना था। लेकिन अब समय नहीं था, क्योंकि उसे अभी अभी आर्यन का मैसेज मिला था। मैडम, मैं जल्दी निकलना चाहती हूँ, क्या ये ठीक है? अनन्या ने लक्ष्मी देवी से पूछा, जो अब भी ऑफिस में थी। बिल्कुल, जाओ। लक्ष्मी ने सहमति में सिर हिलाया। घर की स्थिति को लेकर सिर्फ अनन्या ही नहीं, आरव भी चिंतित था। लेकिन तुलनात्मक रूप से आरव पर दबाव बहुत कम था, क्योंकि उसे पता था कि वह जल्दी ही बहुत सारा पैसा कमा सकता है। पुरानी गली एंटीक मार्केट, ये चंद्रगढ़ शहर का प्रसिद्ध प्राचीन वस्तुओं का बाजार था। बेशक इसे प्राचीन वस्तुएं कहा जाता था, लेकिन वास्तव में इनमें से अधिकांश चीजें दूसरों को ठगने के लिए थीं। असली प्राचीन वस्तुएं बहुत कम थीं और ज्यादातर नकली थीं।
हालांकि रात के 9:30 बज चुके थे, फिर भी पुरानी गली में काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ पर्यटक और विशेषज्ञ थे जो पुरानी चीज़ों में से कीमती सामान ढूंढने आए थे। पुरानी चीज़ों को छानने का मतलब था कूड़े के ढेर से असली कीमती चीज़ें ढूंढना। लेकिन ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता था और बहुत कम लोग ही पैसा कमा पाते थे। कुछ लोग भाग्य के भरोसे थे और कुछ के पास असली हुनर था। लेकिन हुनर वाले भी हर बार सही निशाना नहीं लगा पाते थे। उसी पल आरव बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ पुरानी गली में आया। अपनी दिव्य दृष्टि अप्रेजल स्किल के साथ उसके पास खजाने को पहचानने की 100% सटीकता थी। जब तक यहाँ कोई धूल में छिपा हीरा मौजूद है, वह सिर्फ एक स्पर्श से उसका सही अंदाज़ा लगा सकता था। शाम के सेल्फ स्टडी सेशन के बाद आर्यन वापस नहीं गया। इसके बजाय वह ग्रैंड मैरियट गया और एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया। अनन्या को रूम नंबर भेजने के बाद आर्यन नहाने चला गया। जब वह बाहर आया तो उसे प्राइवेट जासूस का मैसेज मिला। आरव पाठक पुरानी गली गया है। आर्यन पहले कभी वहां नहीं गया था, लेकिन उसे पता था कि वह जगह कहाँ है। आरव निश्चित रूप से वहां पैसे कमाने गया था। इसके अलावा इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह इस यात्रा में बहुत सारा पैसा कमा लेगा। तब तक आरव की मां के इलाज का खर्च निकल चुका होगा। साथ ही इसका मतलब ये भी था कि अनन्या की कमजोरी खत्म हो जाएगी। तब तक अनन्या से विलेन पॉइंट्स प्राप्त करना बहुत बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब आरव के पास पैसा आ जाएगा तो वह निश्चित रूप से उसे अपनी बहन अनन्या के साथ साझा करेगा। तब तक अनन्या को सेक्रेटरी की नौकरी की ज़्यादा परवाह नहीं रहेगी। आर्यन और अनन्या के बीच वैसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं थी। अगर अनन्या हेवनली फ्रेग्रेंस छोड़ देती तो संभावना थी कि उनका संपर्क टूट जाए। यह नहीं हो सकता था। विक्रम एक बहुत ही कठिन व्यक्ति था। भविष्य में उसके साथ आर्यन का बड़ा टकराव होना तय था। आर्यन को खुद को और मजबूत बनाना था, इसलिए उसे आरव की किस्मत का फ़ायदा उठाना ही होगा। मैसेज मिलने के बाद उसे थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। आर्यन थोड़ा बोर हो रहा था। सौभाग्य से ईशानी शर्मा, जो घर लौट आई थी और अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकती थी, उसने खुद आर्यन को मैसेज भेजा। उसने उससे कुछ छोटी मोटी बातें पूछीं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम घर पहुंच गए, ऐसी ही बातें। आर्यन ने भी सभी सवालों के जवाब दिए और ईशानी के साथ चैट की। बेशक उसने सच नहीं बताया। भले ही वे मामूली बातें कर रहे थे, लेकिन ईशानी इसका आनंद ले रही थी और लगातार मैसेज भेज रही थी। उसका उत्साह लगभग कविता वेंजिंग के आधा था। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। आर्यन के बोलने के बाद दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने अंदर आने से पहले 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार किया। उसने सिर घुमाया और बिजनेस सूट में एक खूबसूरत महिला को देखा। क्या वह अनन्या पाठक नहीं थी? हालांकि अनन्या की बाहें कसी हुई थीं और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ा हुआ था। कमरे में आने के बाद भले ही आर्यन उससे कुछ दूरी पर था, वह साफ महसूस कर सकता था कि उसका पूरा शरीर तनाव में था। एपिसोड 33। आर्यन राठौर ने ईशानी शर्मा को मैसेज भेजा, मैं नहाने जा रहा हूँ। फिर उसने फ़ोन नीचे रखा और दोबारा अनन्या पाठक की ओर देखा। कहीं भी बैठ जाओ, रिलैक्स करो, आर्यन ने कहा। फिर रेड वाइन का एक गिलास भरा और एक घूंट लिया। उसने अपना सिर घुमाया और पूछा, थोड़ी लोगी? अनन्या पाठक ने नामे सिर हिलाया। उसने कुछ कहा भी नहीं, पर यह साफ था कि वह कितनी घबराई हुई थी। आर्यन को कोई जल्दी नहीं थी। उसने तुरंत अनन्या से बात नहीं की। इसके बजाय उसने सूट में लगे कराओके सिस्टम को चालू किया और कुछ शांत गाने चुने। फिर वह खुद ही गाने लगा। कुछ गानों के बाद आर्यन ने माइक्रोफोन नीचे रख दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा कि अनन्या के चेहरे का पीलापन और घबराहट अब कम हो गई थी। वह पहले से काफ़ी बेहतर दिख रही थी। अनन्या भी आर्यन को हैरानी से देख रही थी। जाहिर है वह आर्यन की आवाज़ और गायन से चकित थी। डिंग, मुख्य महिला पात्र अनन्या पाठक की मेज़बान के प्रति अनुकूलता फेवरेबिलिटी 10 बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता -10 हल्की अरुचि है। डिंग, मेज़बान ने कहानी के प्रवाह को प्रभावित किया और 100 विलेन पॉइंट्स प्राप्त किए। क्या सारी अनुकूलता नेगेटिव है? सिस्टम का नोटिफिकेशन मिलने के बाद आर्यन थोड़ा हैरान हुआ, पर सोचने पर उसे लगा कि यह सामान्य है। एक संस्कारी वर्किंग प्रोफेशनल लड़की अगर खुद को ऐसी स्थिति में पाए तो किसी को भी घृणा होगी। आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार उसे अनन्या का दिल नहीं चाहिए था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे परिवार की स्थिति समझता हूँ। तुम बस एक गोद ली हुई बेटी हो। इन सालों में तुमने अपनी माँ के इलाज के लिए लगभग 10 लाख रुपये खर्च किए हैं। क्या ये वाकई काबिले तारीफ नहीं है? आर्यन ने सन्नाटा तोड़ा। मेरी नज़र में वे मेरे सगे माता पिता से अलग नहीं हैं। कितनी आज्ञाकारी बेटी हो। आर्यन ने तारीफ करते हुए सिर हिलाया और कहा, तुम वाकई एक नेक महिला हो। लेकिन इस बीमारी का इलाज एक अंतहीन गड्ढे जैसा है। तुम्हें बहुत पैसों की ज़रूरत है। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ है और मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, पूरे 1 करोड़ रुपये। अनन्या दंग रह गई। उसे इस स्थिति की उम्मीद नहीं थी।
पहले उसने सोचा था कि आर्यन सिर्फ 1 लाख रुपये वेतन बढ़ाने की बात कर रहा है। डिंग, मुख्य महिला पात्र अनन्या पाठक की मेजबान के प्रति अनुकूलता 10 बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता 0 अजनबी है। डिंग, मेजबान ने कहानी के प्रवाह को प्रभावित किया और 100 विलेन पॉइंट्स प्राप्त किए। सिस्टम का नोटिफिकेशन मिलने के बाद आर्यन रुका और अनन्या की ओर देखते हुए अपनी बात जारी रखी। तो तुम समझ गई होगी कि मेरा क्या मतलब है, सही ना? अनन्या ने अपने होंठ भींचे और फिर सिर हिलाया। जब से वह यहाँ आई थी वह मानसिक रूप से तैयार थी। यहाँ एक नया बाथरोब रखा है। वह शावर रूम है। आर्यन ने इशारा किया। अनन्या ने सिर हिलाया। उसने सामान लिया और भारी कदमों से अंदर चली गई। इस समय का फायदा उठाते हुए आर्यन ने मेज पर रखा अनन्या का फोन उठाया और तुरंत उसमें एक निगरानी वायरस डाल दिया। अब से जब तक अनन्या अपना फोन अपने पास रखेगी वह रिया कपूर की तरह ही आर्यन के नियंत्रण में रहेगी। आधे घंटे बाद अनन्या बाहर आई। मुझे लगा तुम बाहर नहीं आओगी। आर्यन ने उसे छेड़ा। अनन्या को बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा देख उसने अपनी भौहें सिकुड़ी। तुम 25 साल की हो, क्या तुम्हें अभी भी मुझे सिखाने की जरूरत है? अनन्या धीरे धीरे चलकर पास आए। डॉट 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 तथ्यों ने साबित कर दिया कि अनन्या को वाकई सिखाने की जरूरत थी। डॉट 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 डिंग, मेजबान ने सफलतापूर्वक मुख्य महिला पात्र अनन्या पाठक को हासिल कर लिया है। 1000 विलेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। अनन्या पाठक का फीमेल लीड ऑरा -50, आरव पाठक का प्रोटागोनिस्ट ऑरा -50, मेजबान का विलेन ऑरा जोड़ 100। डिंग, मुख्य महिला पात्र अनन्या पाठक की मेजबान के प्रति अनुकूलता 20 बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता 20 अत्यधिक मिलनसार है। 1000 विलेन पॉइंट्स की बढ़ोतरी और आरव पाठक के ऑरा में -50 की कमी आर्यन की उम्मीदों के मुताबिक थी। हालांकि अनन्या का फीमेल लीड ऑरा कम होकर उसके विलेन ऑरा में जुड़ना आर्यन के लिए चौंकाने वाला था, पर जल्द ही उसे समझ आया और वह मन ही मन बड़बड़ाया। ये कमबख्त सिस्टम, इसने शुरू में यह बात साफ क्यों नहीं की? उसे लगा था कि फीमेल लीड को चुराने से सिर्फ हीरो का ऑरा कम होगा, लेकिन यहाँ तो फीमेल लीड का ऑरा भी कम हो रहा है। शहरी वेब उपन्यासों में हर नायक की कई महिला पात्र फीमेल लीड्स होती हैं। संख्या के मामले में वे नायकों से कहीं ज्यादा होती हैं, यानी वहाँ ऑरा पॉइंट्स कमाने के ज्यादा मौके थे। आर्यन का पिछला लक्ष्य सिर्फ नायक का दुश्मन बनना था, लेकिन अब उसे लगा कि वह एक और लक्ष्य रख सकता है, फीमेल लीड्स का हार्वेस्टर बनना। जब तक विलेन का ऑरा नायक से कहीं ज्यादा रहेगा, नायक से निपटना बहुत आसान होगा। एक स्तर पर पहुंचने के बाद वह नायक को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता है। आर्यन के लिए ये खोज एक बड़ी खुशखबरी थी। उसने दूसरे सिस्टम मैसेज को देखने से पहले खुद को थोड़ी शाबाशी दी। यह अनुकूलता में वृद्धि क्या चीज़ है? हाँ, क्या इसलिए क्योंकि मेरा व्यक्तित्व बेहतर है? ये सोचते हुए आर्यन ने अनन्या की आंखों में फिर से देखा। पहले की तुलना में अनन्या की आंखें अब काफ़ी कोमल थीं। लगता है उसका अंदाज़ा सही था, लेकिन इससे ज़्यादा आर्यन एक और चीज़ को लेकर उत्सुक था। तुम्हारा पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा? अनन्या 25 साल की थी, क्या वह वाकई अब तक सिंगल थी? क्या वेब उपन्यासों की यह बात सच थी कि मुख्य महिला पात्र को हमेशा पवित्र होना चाहिए? मेरे माता पिता की आय ज़्यादा नहीं थी और मेरे लिए यूनिवर्सिटी तक पहुंचना आसान नहीं था। मैंने ग्रेजुएशन तक सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया और फिर नेशनल ब्यूटी और हेवनली फ्रेग्रेंस में काम किया। बाद में मुझे प्रेसिडेंट लक्ष्मी देवी ने अपनी सेक्रेटरी के रूप में रख लिया। मेरी आय अच्छी थी, पर घर की बुरी खबरों के बीच मेरा दिल इन सब बातों में कभी नहीं लगा। अनन्या ने कुछ नहीं छिपाया और तुरंत उसे सब बता दिया। तो ये बात है। आर्यन ने सिर हिलाया। उसी समय उसका फ़ोन बजा। प्राइवेट जासूस ने उसे एक और मैसेज भेजा था। आरव पाठक को पुरानी गली में एक प्राचीन चीनी मिट्टी का कटोरा मिला है। एक खरीदार को वह पसंद आ गया और उसने उसे 50 लाख रुपये में खरीद लिया। अब आरव अपने घर के रास्ते में था। आर्यन ने राहत महसूस की। आरव की चालें अभी भी उससे थोड़ी धीमी थीं। अब भले ही वह अमीर बन जाए, वह इस तथ्य को नहीं बदल सकता था कि उसे अब एक जीजाजी मिल चुका है। तुम्हें समाज की बातों और अफवाहों की परवाह होगी, है ना? आर्यन ने अचानक पूछा। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी वह पसंद आएगा। अनन्या ने सिर हिलाया और फिर उत्सुकता से पूछा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? लगता है मैंने सही अंदाज़ा लगाया। इसीलिए मैंने तुम्हें दिए जाने वाले 1 करोड़ रुपये को देने का दूसरा तरीका निकाला है। भविष्य में तुम्हारे बारे में कोई अफवाह नहीं उड़ेगी। आर्यन ने उसे झांसा देना शुरू किया। अनन्या ने सिर हिलाया। यद्यपि वह उत्सुक थी, पर उसने ज्यादा नहीं पूछा, क्योंकि उसकी नज़र में आर्यन की जेब का खर्च ही लाखों में था और वह ऐसा नहीं लगता था जो अपनी जुबान से मुकर जाए। तो क्या अब हम आराम करें? अनन्या बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। मुझे अकेले सोने की आदत है। तुम घर जा सकती हो, आर्यन ने अचानक कहा। अनन्या दंग रह गई। क्या ये बहुत बेरहमी नहीं थी? वह चाहता था कि वह अभी वापस चली जाए। वह कुछ देर चुप रही और आखिरकार उसने जवाब दिया, ठीक है। हालांकि अनन्या खुश नहीं थी, पर उसमें आर्यन की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी।
अनन्या को जाते हुए देखकर आर्यन के चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कान आई। उसे भेजने का कारण यह नहीं था कि वह बेरहम था, कारण ये था कि आरव पहले ही बहुत पैसे कमा चुका था और घर पहुंचने ही वाला था। जब अनन्या घर पहुंचेगी तो आरव निश्चित रूप से अपनी खुशी उसके साथ साझा करने के लिए बेताब होगा, है ना? वह नज़ारा वाकई काफ़ी दिलचस्प होने वाला था। एक छोटी हवेली में करण ओबरॉय और विक्रम सोफे पर बैठे थे। लक्ष्मण चाचा ने 2 कप चाय बनाए और ले आए। तुम पूरे दिन स्कूल के बाहर पहरा दे रहे थे, थक गए होगे, लो चाय पियो, करण ओबरॉय ने कहा। थकान नहीं है, बिल्कुल नहीं, विक्रम ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह अंदर से बहुत उदास महसूस कर रहा था। क्या तुम्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखा जो रिया को नुकसान पहुंचा सकता हो? करण ओबरॉय ने चाय की चुस्की ली और अचानक चिंता से पूछा। कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं था, अगर होता तो मैं उसे सीधे पकड़ लेता, विक्रम ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। यह अच्छी बात है, करण थोड़ा रिलैक्स हुए। उन्होंने एक और चुस्की ली और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। अंकल करण, मेरे स्कूल में एडमिशन की बात कहाँ तक पहुंची? क्या सब तय हो गया? विक्रम ने कुछ उम्मीद के साथ पूछा। कल रिया कपूर को देखने के बाद वह उसे बहुत याद कर रहा था। वह चाहता था कि वह हर समय उसके साथ रहे। दुर्भाग्य से रिया स्कूल में छिपी हुई थी। ये सवाल सुनकर करण ओबरॉय का चाय पीने का मूड खराब हो गया। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए। मुझे तुम्हारे एडमिशन के लिए अभी कुछ और दिन चाहिए होंगे, करण ने कहा। अभी और इंतजार? विक्रम थोड़ा निराश हुआ। वह सवाल करने से खुद को रोक नहीं पाया। अंकल करण, आपके पास इतने पैसे और जान पहचान है, क्या वाकई स्कूल में एडमिशन दिलाना इतना मुश्किल है? बेशक मुश्किल नहीं है, बस कागजी कार्यवाही में थोड़ा समय लगता है, करण ने विक्रम की नासमझी का फायदा उठाते हुए उसे बहलाना शुरू किया। दरअसल वह आज अनन्या मल्होत्रा की कंपनी में उससे मिलने गया था, लेकिन वह फिर भी उससे नहीं मिल सका। करण ओबरॉय को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने अनन्या मल्होत्रा को कैसे नाराज किया है। उसने न केवल उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, बल्कि जब वह खुद मिलने गया तो उसे गेट से ही मना कर दिया गया। यह अपमानजनक था। चंद्रगढ़ शहर में वह एक जानी मानी हस्ती थे, उनके साथ ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं हुआ था। करण ने अब अनन्या मल्होत्रा से मिलने का विचार छोड़ दिया था। वह अब उसके बजाय मल्होत्रा परिवार के अन्य सदस्यों से बात करना चाहता था। भले ही अनन्या मल्होत्रा वाटरशीन एजुकेशन ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थी, पर मल्होत्रा परिवार में आखिरी फैसला उसका नहीं होता था। उसे विश्वास नहीं था कि वह एक 20 साल की लड़की को संभाल नहीं पाएगा। तो फिर रिया के हॉस्टल का क्या? अंकल करण, क्या आप उसे अपनी मर्जी से वहीं रहने देंगे? विक्रम ने अब भी हार नहीं मानी थी। वह अब भी मिस रिया कपूर के साथ एक ही छत के नीचे रहना चाहता था। रिया मेरी बेटी है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह पहले कभी हॉस्टल में नहीं रही, उसे उस माहौल की आदत नहीं पड़ेगी। साथ ही वह अपनी ज़रूरी चीज़ें और कपड़े लेने भी घर नहीं आई। वह कुछ ही दिनों में खुद वापस आ जाएगी। करण बात करते हुए अपनी बिगड़ल बेटी के उस चिढ़े हुए चेहरे की कल्पना करने लगे जब वह खराब सुविधाओं की शिकायत करेगी। आछून टीचर्स के लिए बने एक अच्छे कमरे में नहाकर निकली रिया कपूर खुद को छींकने से नहीं रोक पाए। रिया दीदी, ये जगह हॉस्टल से कहीं बेहतर है, मुस्कान मल्होत्रा बड़े बिस्तर पर लेटते हुए मुस्कुराए। कल के लड़कियों के हॉस्टल की तुलना में यहाँ का माहौल बहुत बेहतर था। हालांकि कमरा बड़ा नहीं था, पर इसमें ज़रूरत की हर चीज़ थी। सबसे ज़रूरी बात, यहाँ एक अलग बाथरूम था और वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं भी थीं। ये जगह बुरी नहीं है। अगर मेरे डैड ने उस देहाती गंवार को घर से नहीं निकाला तो मैं ग्रेजुएशन तक यहीं रुकूंगी। रिया कपूर नए माहौल से काफ़ी संतुष्ट थी। बुरी तो नहीं ही होगी। क्या तुम लड़कियों को पता है मैंने इसके लिए कितने पैसे खर्च किए? आर्यन राठौड़, जो रिया के फ़ोन के जरिए उनकी बातें सुन रहा था, मन ही मन बड़बड़ाया। उसने दोपहर में एक महिला टीचर को ये कमरा खाली करने के लिए काफ़ी पैसे दिए थे। सजावट और जगह के मामले में ये टीचर्स के सभी कमरों में सबसे अच्छा था। हालांकि रिया कपूर की नज़रों में ये सिर्फ बुरा नहीं था। भले ही उसने शिकायत की, पर आर्यन को लगा कि यह सब वसूल है। आखिरकार वह नहीं चाहता था कि रिया और मुस्कान वापस उस हवेली जाएं और विक्रम को उन दोनों के करीब आने का मौका मिले। उन्हें स्कूल में ही रोकना सबसे अच्छा फैसला था। टीचर ने कहा है कि कल पेरेंट टीचर मीटिंग PTM है और स्कूल बोर्ड के लोग खुद भाषण देने आएंगे। सभी छात्रों को अपने माता पिता को बुलाना है। तुम्हारा क्या इरादा है? मुस्कान की आवाज़ फिर से आर्यन के हेडसेट में गूंजी। मेरे डैड ही मेरा इकलौता परिवार हैं, मैं और किसे बुलाऊं? पर वे पक्का नहीं आएंगे। वैसे भी जब से मैं छोटी थी वे कभी PTM में नहीं आए। मैं उन्हें फ़ोन करने की जहमत क्यों उठाऊं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कल पूरे दिन क्लास के बाहर खड़ी रहूंगी। कौन सी बड़ी बात है? रिया का लहजा कड़वाहट और दुख से भरा था। उसकी आवाज़ में सिसकियां भी महसूस हो रही थीं। मुस्कान उसे सांत्वना देना चाहती थी, पर हर बार जब वह मुंह खोलती तो कुछ बोलने से पहले ही बात पी जाती। अंत में एक हल्की सी थप्पड़ की आवाज़ आई।
आर्यन ने अंदाज़ा लगाया कि मुस्कान को ये टॉपिक छेड़ने का पछतावा हुआ होगा और उसने खुद को ही धीरे से चपत लगा ली। माहौल अचानक शांत हो गया। आर्यन सोच में डूब गया। भले ही रिया कपूर प्रिंसेस सिंड्रोम से पीड़ित थी और जरा घमंडी थी, पर वह अक्सर दूसरों की परवाह नहीं करती थी। ऐसे लोग आमतौर पर बेपरवाह होते हैं, लेकिन उसकी बातों से लगा कि उसका एक बहुत ही भावुक और कमज़ोर हिस्सा भी है। ऐसे में क्या वह इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे अपने करीब ला सकता था? रात के 12 बजे अनन्या पाठक उस पुरानी और जर्जर आवासीय इमारत में लौटी जहां वह रहती थी। काम में व्यस्त रहने के कारण अनन्या ने दिन में अपने पिता की देखभाल के लिए एक हेल्पर रखा हुआ था। इस समय उसके पिता सो रहे होंगे। वह उन्हें जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए दरवाज़ा खोलकर वह चुपके से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अनन्या अचानक रुक गई और दरवाजे पर इंतज़ार करने लगी। जल्द ही आरव उसके सामने आया। आरव, तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम फिर से इंटरनेट कैफ़े गए थे? अनन्या ने गंभीर चेहरा बनाकर उसे थोड़ी डांट पिलाई। दीदी, मैं गेम खेलने नहीं गया था, मैं पैसे कमाने गया था। आरव का चेहरा उत्साह से लाल था। तुम्हारे पास तो कोई हुनर भी नहीं है, तुम पैसे कमाने कहाँ जाओगे? अनन्या ने हल्के से तंज कसा। आरव हाई स्कूल के बाद से नौकरी पर नहीं गया था। जब भी उसे समय मिलता वह इंटरनेट पर गेम ही खेलता था। अनन्या को इस बात की शिकायत रहती थी। उसने कई बार आरव को कुछ नया सीखने के लिए मनाया, पर आरव राजी नहीं हुआ। किसने कहा मेरे पास हुनर नहीं है? मेरे इस हुनर से मैंने आज रात इतने कमाए हैं। आरव ने गर्व से अपनी 5 उंगलियां दिखाईं। 5,000। अनन्या सहजता से मुस्कुराए। नहीं, 50,000, वह भी नहीं, 5 लाख, पूरे 50 लाख रुपये हैं। आरव अब और इंतज़ार नहीं कर सका और सीधे बोल पड़ा। 50 लाख? मुझे लगता है तुमने कोई ऑनलाइन गेम खेलकर 50 लाख गोल्ड कॉइन्स जीते होंगे। अनन्या ने उसका मजाक उड़ाया, पर जब उसने ये कहा तो उसे अचानक कुछ याद आया और उसने गंभीरता से दोबारा पूछा, क्या तुमने वाकई 50 लाख कमाए हैं? हाँ, असली के 50 लाख। आरव ने अपने फ़ोन पर बैंक का मैसेज अपनी बहन को दिखाया। अनन्या ने गिना और पाया कि वह वाकई 50 लाख रुपये थे। क्या ये वही तरीका था जिसके बारे में आर्यन राठौड़ बात कर रहा था, उसे पैसे पहुंचाने का तरीका? वह हैरान थी, पर उसे यकीन नहीं था, इसलिए उसने पूछना जारी रखा, तुम्हें ये पैसे कैसे मिले? बात ऐसी है, मैं आजकल पुरानी चीज़ों एंटीक्स के बारे में किताबें पढ़ रहा हूँ और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। इसलिए मैं पुरानी गली में अपनी जानकारी आजमाने गया था। अंत में मुझे वहाँ एक असली प्राचीन चीनी मिट्टी का कटोरा मिल गया। ये 50 लाख उसी कटोरे को बेचने के पैसे हैं। आरव ने गंभीरता का नाटक करते हुए झूठ गढ़ा। उसे अपनी जादुई शक्ति गोल्डन फिंगर के बारे में बताना बहुत जोखिम भरा लगा। उसे डर था कि उसकी बहन यकीन नहीं करेगी, इसलिए उसने ये कहानी बनाई। तुमने कुछ किताबें पढ़कर पुरानी चीज़ें पहचानना सीख लिया। अनन्या को ये बात बेतुकी लगी। जो विशेषज्ञ पुरानी चीज़ों की पहचान करते हैं वे सालों इस क्षेत्र में बिताते हैं। उसका भाई कुछ दिन किताबें पढ़कर यह सब कैसे जान सकता था? कोई बेवकूफ़ ही इस बात पर यकीन करेगा। दीदी, ये सच है, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, मैंने वाकई यह पैसा खुद कमाया है। मैंने न तो चोरी की है और न ही लूटपाट। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं कसम खा सकता हूँ। आरव ने पूरी गंभीरता से कहा। एपिसोड 34। तुम्हें कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। अनन्या पाठक ने तुरंत जवाब दिया। वह आरव की बात पर विश्वास तो कर रही थी, लेकिन उसे यह यकीन नहीं था कि आरव को पुरानी चीज़ों की परख है। उसे पूरा भरोसा था कि वह चीनी मिट्टी का कटोरा महज एक दिखावा था और उसे खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्यन राठौड़ का ही आदमी था। अनन्या को यकीन था कि वह कटोरा नकली था और आर्यन ने उसे 50 लाख रुपये दिलवाए ताकि घर की आर्थिक समस्या हल हो सके। उसे लगा कि आर्यन ने यह सब इसलिए किया ताकि अनन्या के शर्मनाक समझौते से आए पैसों का एक कानूनी जरिया समाज को दिखाया जा सके। इस तरह अनन्या पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। उसने एक लंबी सांस ली। आर्यन भले ही उम्र में छोटा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज और शातिर था। काफ़ी देर हो गई है, अब आराम करो। अनन्या अपने कमरे की ओर मुड़ी, लेकिन जैसे ही वह घूमी उसे शरीर में एक तेज दर्द महसूस हुआ जिससे वह गिरते गिरते बची। सौभाग्य से उसने दीवार पकड़ ली और खुद को संभाला। दीदी, आप ठीक से चल क्यों नहीं पा रही हैं? लगता है मैंने इतने सारे पैसे कमाए हैं इसीलिए आप खुशी के मारे झूम रही हैं, है ना? आरव ने मुस्कुराते हुए अंदाज़ा लगाया। हाँ, शायद यही बात है। अनन्या ने ज़बरदस्ती एक मुस्कान बिखेरी। दीदी, मुझे लगता है कि आपको कल ही नौकरी छोड़ देनी चाहिए। सेक्रेटरी का काम बहुत थकाने वाला है। अब मैं आपको और पूरे परिवार को संभाल सकता हूँ। आरव ने चमकती आंखों से सुझाव दिया। आरव के मन में अनन्या के लिए भाई जैसा प्यार तो था ही, लेकिन कहीं न कहीं एक और विशेष भावना भी छिपी थी। पहले वह खुद को बेकार समझता था, इसलिए उसने अपनी इन भावनाओं को दिल में दबा रखा था। पर अब स्थिति अलग थी, अब वह अमीर था। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन मैं अपनी नौकरी जारी रखूंगी। ठीक है,
जिस दिन आपका मन न करे आप इस्तीफा दे देना। अनन्या मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल ने आह भरी। नादान भाई, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो तुम इतने पैसे कैसे कमाओगे? 50 लाख रुपये? तुम्हें सच में लगता है कि पैसा आसमान से गिरता है? डिंग, मेजबान ने पर्दे के पीछे से खेल रचा, जिससे नायक आरव पाठक अपनी पहली कमाई के बाद भी मुख्य महिला पात्र अनन्या पाठक को प्रभावित करने में विफल रहा। 200 विलेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। आर्यन राठौर ने अपना ब्लूटूथ हेडसेट उतारा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही चल रहा था। अनन्या को गलतफहमी हो गई थी कि उसके भाई ने सच में 50 लाख रुपये कमाए हैं। सोचा जाए तो उसने अनन्या के वेतन में सिर्फ 1 लाख की बढ़ोतरी की थी। अनन्या जैसी सुंदरी के लिए ये कीमत बहुत कम थी। अगर अनन्या वाकई गलत रास्ते पर जाती तो उसे लाखों देने वाले कई बड़े लोग मिल जाते। मैं सच में बुरा हूँ, लेकिन तकदीर ने मुझे विलेन बनाया है तो बुराई तो करनी ही पड़ेगी। आर्यन ने खुद पर तंज कसा और अपने पॉइंट्स चेक किए। उसके पास अब 3300 विलेन पॉइंट्स जमा हो चुके थे। इस बार उसने कोई इनाम निकालने के बजाय अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। विक्रम सीओ यूफेंग के पास मास्टर लेवल की मेडिकल स्किल थी। आर्यन ने सुप्रीम पॉइजन स्क्रिप्चर सीखी तो थी, लेकिन वह अभी हाई लेवल पर थी। विक्रम जैसे डॉक्टर से निपटने के लिए उसे जहर की कला में सुप्रीम लेवल तक जाना होगा, जिसके लिए 4000 पॉइंट्स चाहिए थे। अभी उसके पास उतने नहीं थे। इसके अलावा विक्रम का प्रोटागोनिस्ट ऑरा आर्यन के विलेन ऑरा से कई गुना ज्यादा था। ऐसे में उसे सीधे मारना नामुमकिन था, क्योंकि किस्मत हमेशा उसे बचा लेती। आर्यन ने 3000 विलेन पॉइंट्स खर्च करके 2 सेट आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी खरीदी। इससे उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ 289 से बढ़कर 559 हो गई। यह एक बड़ी छलांग थी, लेकिन विक्रम की 983 की ताकत के सामने अब भी कम थी। उसे अब आरव पाठक जैसे कमजोर नायक का फायदा उठाना था, और उसकी चाबी अनन्या पाठक थी। ये सोचते हुए उसने अपनी मां लक्ष्मी देवी को फ़ोन किया। मेरे प्यारे बेटे, तुम अभी तक सोए नहीं? अचानक मम्मी को फ़ोन क्यों किया? लक्ष्मी देवी की आवाज़ में ऊर्जा थी, वह अब भी काम में व्यस्त थीं। मम्मी, कल स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग पीटीएम है। बेटा, कल मैं बहुत बिजी हूँ। क्या हमेशा की तरह ड्राइवर को भेज दूँ? नहीं मम्मी, इस बार मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सेक्रेटरी अनन्या पाठक को भेजें। अगले दिन आर्यन हमेशा की तरह क्लास में गया। ब्रेक के दौरान कई छात्र पीटीएम को लेकर परेशान थे। कुछ को डर था कि उनके पेरेंट्स नहीं आएंगे, तो कुछ को टीचर्स की शिकायतों का डर था। काश मैं भी अर्जुन छू बाइक की तरह होता और स्कूल ही नहीं आता। गोलू ने खाली सीट की ओर देखते हुए शिकायत की। आर्यन को पता था कि अर्जुन पीटीएम की वजह से नहीं भागा है, बल्कि वह अब तक किसी लैब में वैज्ञानिकों के हाथों चीर फाड़ के लिए पहुंच चुका होगा। आर्यन क्लास से बाहर बालकनी की ओर गया। वहां रिया कपूर अकेली खड़ी थी। क्या तुम पीटीएम को लेकर परेशान हो? आर्यन ने पास जाकर पूछा। हाँ, पर मुझे आदत है। डैड कभी नहीं आते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं कल पूरे दिन क्लास के बाहर खड़ी रहूंगी। रिया ने बेपरवाह होने का नाटक किया। मेरे पेरेंट्स भी कभी नहीं आते, वे हमेशा किसी प्रतिनिधि को भेज देते हैं। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। लगता है हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, रिया ने भावुक होकर कहा। उसे लगा कि उसे अपना हमदर्द मिल गया है। डिंग, मुख्य महिला पात्र रिया कपूर की मेजबान के प्रति अनुकूलता 5 बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता 35 अत्यधिक मिलनसार है। डिंग, मेजबान ने कहानी को प्रभावित किया। 100 विलेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। तुमने किसे बुलाया है? आर्यन ने पूछा। लक्ष्मण चाचा हमारे हाउसकीपर हैं, पर इस बार मैं उन्हें नहीं बुलाना चाहती। रिया घर वालों से नाराज थी। मैं तुम्हारे लिए किसी को बुला देता हूँ, आर्यन ने सुझाव दिया। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। रिया की आंखें चमक उठीं। आर्यन ने तुरंत लक्ष्मी देवी को फ़ोन किया और कुछ ही सेकंड में सब तय कर दिया। हो गया। आर्यन, पहले मुझे लगता था कि तुम थोड़े घमंडी हो, पर तुम तो बहुत अच्छे हो। थैंक यू, रिया मुस्कुराई। डिंग, मेजबान ने ईशानी शर्मा को ईर्ष्यालु बनाया। 100 विलेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। सुनो आर्यन, तुम्हारी क्लास की वह ईशानी शर्मा बार बार यहाँ क्यों झांक रही है? रिया ने बालकनी से थोड़ी दूर खड़ी ईशानी को देखकर पूछा। सच में, मुझे तो नहीं लगा। आर्यन ने अनजान बनने का नाटक किया। शायद तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हें देख रही होगी। आर्यन ने मक्खन लगाया। सुंदर तो मैं हूँ ही, रिया ने इतराते हुए कहा, पर ईशानी भी काफी प्यारी है। वह मुझे ऐसे क्यों देखेगी? वह सुंदर है, पर तुम्हारी जितनी नहीं। वह तुमसे जलती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ? रिया ने खुशी से पूछा। हाँ, आर्यन ने गंभीरता से सिर हिलाया। तभी घंटी बजी और आर्यन क्लास में वापस आ गया। बैठते ही उसका फोन वाइब्रेट हुआ। ईशानी शर्मा ने मैसेज भेजा था। तुम दोनों बड़ी मजे से बातें कर रहे थे, क्या खिचड़ी पक रही थी? हम बात कर रहे थे कि तुम और रिया कपूर में से ज्यादा सुंदर कौन है। आर्यन ने टाइप किया। पक्का तुमने रिया को ही सुंदर बताया होगा, ईशानी का तुरंत जवाब आया। आर्यन उसकी टाइपिंग स्पीड और अंदाजे पर हैरान था। हाँ, उसने पूछा तो लोक लाज के लिए उसे सुंदर कह दिया।
पर सच तो यह है कि मेरे दिल में तुम ही सबसे सुंदर हो। झूठे। अच्छा ठीक है, तुम दोनों सुंदर हो, पर एक मामले में तुम रिया से कहीं आगे हो। किस मामले में? ईशानी ने फौरन पूछा। तुम उससे बड़ी हो। तंजिया अंदाज में। गंदे, बदतमीज, गुस्से वाला इमोजी। डिंग। मेजबान ने ईशानी शर्मा के दिल में हलचल मचा दी। 100 विलेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। आर्यन मन ही मन हंसा। औरतें वाकई जो कहती हैं वह सोचती नहीं हैं। क्लास में स्नेहा मैम आ गईं और ईशानी ने झट से अपना फ़ोन डेस्क के नीचे छिपा दिया। दोपहर में पीटीएम शुरू हुई। आर्यन के कहे अनुसार अनन्या पाठक स्कूल पहुंच गई। उसके साथ कंपनी की एक और प्रोफेशनल ब्यूटी रीता भी आई थी। अनन्या के सामने रीता थोड़ी कम आकर्षक थी, पर वह भी काफ़ी प्रभावशाली लग रही थी। वहां आए दूसरे पेरेंट्स, खासकर मध्यम आयु वर्ग के पुरुष, अनन्या को फटी आंखों से देख रहे थे, जबकि उनकी पत्नियां जलन के मारे अनन्या को मन ही मन कोस रही थीं। नमस्ते छोटे मालिक। दोनों ने आर्यन को विश किया। अनन्या का चेहरा थोड़ा पीला और असहज था। सेक्रेटरी अनन्या, तुम नाम के लिए मेरी बहन हो, इससे आसानी रहेगी, आर्यन ने कहा। जी ठीक है। अनन्या ने सिर झुकाया। आर्यन ने रिया कपूर को बुलाया और रीता से मिलवाया। ये रिया के लिए आई हैं। अगर कोई पूछे तो कहना कि यह तुम्हारी बड़ी बहन है। समझ गई। रिया खुश होकर रीता को बगीचे की ओर ले गई। अनन्या पाठक के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। सेक्रेटरी अनन्या, क्या तुम ठीक नहीं हो? आर्यन ने सब जानते हुए भी पूछा। कल की थकान की वजह से थोड़ा असहज महसूस कर रही हूँ, पर मैं काम संभाल लूंगी। अनन्या की बातों में एक गहरा दर्द छिपा था। रिया, मुझे अपने कमरे की चाबी दो। अनन्या को थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, आर्यन ने रिया से कहा। रिया ने तुरंत चाबी दे दी। आर्यन चाबी लेकर आगे बढ़ा और अनन्या उसके पीछे पीछे आए। रिया और मुस्कान के कमरे में पहुंचते ही आर्यन ने दरवाज़ा बंद किया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। आप ये क्या कर रहे हैं? अनन्या सन रह गई। एपिसोड 35। डिंग। मेज़बान ने मुख्य महिला पात्र अनन्या पाठक को हासिल कर लिया है। इनाम के तौर पर 500 विलेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। आरव पाठक का प्रोटागोनिस्ट ऑरा -25, अनन्या पाठक का फीमेल लीड ऑरा -25 और मेज़बान का विलेन ऑरा जोड़ 50। आर्यन राठौर ने संतुष्टि के साथ इनाम स्वीकार किए। हालांकि इनाम दोहराए जा सकते थे, लेकिन पहली बार की तुलना में इस बार की मात्रा कम थी। फिर भी 500 विलेन पॉइंट्स और 50 ऑरा पॉइंट्स की बढ़ोतरी काफ़ी अच्छी थी। पेरेंट टीचर मीटिंग पीटीएम शुरू होने में अभी 15 मिनट बाकी थे। आर्यन और अनन्या पाठक कमरे से बाहर निकले। अभी वे कुछ ही कदम चले थे कि उनका सामना स्नेहा मैम से हो गया। आर्यन पहले तो थोड़ा चौंका, लेकिन अपने मजबूत मानसिक नियंत्रण की वजह से वह एक सेकंड में शांत हो गया और मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। नमस्ते स्नेहा दी। बदतमीज, स्नेहा मैम कहो। स्नेहा मैम ने जब देखा कि पास में कोई और भी है, तो उन्होंने गंभीर चेहरा बनाकर आर्यन को टोका। यह मेरी बहन है, कोई बाहर की नहीं। अभी इसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, तो मैं इसे यहाँ थोड़ा आराम कराने ले आया था। आर्यन मुस्कुराया। तुम्हारी बहन? स्नेहा मैम ने सिर हिलाया और फिर शालीनता से अपना हाथ अनन्या पाठक की ओर बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, मैं स्नेहा, आर्यन की क्लास टीचर हूँ। नमस्ते, मैं अनन्या पाठक। अनन्या लगभग अपना नाम गलत बोलने वाली थी, लेकिन समय रहते उसने सुधार कर लिया। दोनों ने शालीनता से हाथ मिलाया और फिर हाथ पीछे कर लिए। स्नेहा मैम ने अपनी बाहें सिकुड़ी, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि अनन्या से हाथ मिलाने के बाद उनकी हथेली थोड़ी चिपचिपी हो गई थी। माफ़ कीजिएगा, मैंने अभी हैंड क्रीम लगाई थी, शायद वह ठीक से फैली नहीं। अनन्या ने तुरंत माफ़ी मांगी और अपने बैग से एक वेट टिश्यू निकालकर स्नेहा मैम को दिया। कोई बात नहीं। स्नेहा मैम ने टिश्यू से अपना हाथ पोंछा, घड़ी देखी और कहा, मीटिंग शुरू होने वाली है, चलिए कॉन्फ्रेंस हॉल चलते हैं। ठीक है। अनन्या पाठक बातचीत को आगे बढ़ाने से डर रही थी, इसलिए स्नेहा मैम की बात सुनते ही उसने सिर हिलाया और आगे चलने लगी। मिस पाठक, आपकी जुराबें शायद कहीं से फट गई हैं, स्नेहा मैम ने बड़े विनम्र भाव से याद दिलाया। क्या? अनन्या हैरान रह गई। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और पाया कि उसकी जांघ के पास जुराब में एक छेद था। उसकी नज़र अनजाने में आर्यन पर पड़ी, फिर उसने झेपते हुए स्नेहा मैम को सफाई दी, शायद गलती से कहीं अटक कर फंस गई होंगी। उसने घुटने तक की बिजनेस कट पहनी थी और जुराब में छेद होना थोड़ा अजीब लग रहा था। मिस पाठक, आपका फिगर लगभग मेरे जैसा ही है। मेरे कमरे में जुराबें रखी हैं, अगर आपको ऐतराज न हो तो आप मेरी पहन सकती हैं। आपके पास ऐसी जुराबें भी हैं? आर्यन ने हैरानी से स्नेहा मैम की ओर देखा, क्योंकि उसने स्नेहा मैम को कभी इस तरह की जुराबें पहने नहीं देखा था। क्या मैं औरत नहीं हूँ? मेरे पास ये क्यों नहीं हो सकती? स्नेहा मैम ने उसे घूरते हुए कहा। अपने काम की वजह से वे इन्हें अक्सर नहीं पहन पाती थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके पास इनका कलेक्शन नहीं था। इसके बाद स्नेहा मैम अनन्या पाठक को अपने कमरे में ले गईं। कुछ ही देर बाद वे बाहर आए। अनन्या ने अपनी काली जुराबें बदलकर गहरी बैंगनी रंग की जुराबें पहन ली थीं। ये जुराबें निश्चित रूप से स्नेहा मैम की थीं।
आर्यन को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, आखिरकार उसके पास एक्स-रे विजन था। उसे पता था कि स्नेहा मैम को बैंगनी रंग से कुछ खास लगाव है। कहा जाता है कि जो महिलाएं बैंगनी रंग पसंद करती हैं वे स्वभाव से काफ़ी रोमांटिक होती हैं। आर्यन के मन में जिज्ञासा हुई कि क्या स्नेहा मैम भी वैसी ही हैं, पर जाहिर है वह उनसे अभी यह सवाल नहीं पूछ सकता था। तीनों एक साथ कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर बढ़े। वहां पहले से ही बहुत से पेरेंट्स जमा हो चुके थे। हॉल में काफ़ी शोर शराबा था। हर क्लास के हिसाब से हॉल को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। हर कुर्सी पर छात्र का नाम लिखा था। पेरेंट्स अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ रहे थे और छात्र उनके बगल में खड़े थे। आज छात्रों के लिए या तो तारीफों का दिन था या फिर डांट खाने का। आर्यन को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। आर्यन अपनी सीट की ओर जा ही रहा था कि उसने दूर से किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। उसने मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत महिला हल्के कदमों से उसकी ओर आ रही थी। नमस्ते, डायरेक्टर मल्होत्रा। कुछ टीचर्स ने उन्हें देखते ही सम्मान में सर झुकाया। हालांकि अनन्या मल्होत्रा ने उन्हें नज़रअंदाज किया और सीधे आर्यन के पास आ गईं। नमस्ते आंटी, आर्यन ने शालीनता से ग्रीट किया। ये संबोधन सुनते ही अनन्या मल्होत्रा के लाल होंठ थोड़े से फड़फड़ाए, पर वह तुरंत सामान्य हो गई। उसने अनन्या पाठक की ओर देखा और फिर सवालिया नज़रों से आर्यन को देखा। ये तुम्हारी, प्रश्नवाचक चिन्ह, मेरी बहन है। बहन, जहां तक मुझे पता है तुम लक्ष्मी देवी के इकलौते बेटे हो। मुंहबोली बहन, अच्छा समझ गई। अनन्या मल्होत्रा को बात समझ आए और फिर उसने विनम्रता से अनन्या पाठक की ओर देखा। नमस्ते, मैं अनन्या मल्होत्रा हूँ। नमस्ते। अनन्या पाठक भी आर्यन की तरह उसे आंटी कहना चाहती थी, लेकिन अनन्या मल्होत्रा उससे उम्र में सिर्फ 1-2 साल ही बड़ी लग रही थी। उसे आंटी कहना ठीक नहीं लगता, इसलिए वह समय रहते रुक गई। अनन्या पाठक का ये बर्ताव अनन्या मल्होत्रा को काफ़ी पसंद आया। मिस पाठक, आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है। कौन सा शेड है? अनन्या मल्होत्रा ने अचानक पूछा। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी और अनन्या पाठक आर्यन की मुंहबोली बहन थी। अनन्या मल्होत्रा के लिए उससे दोस्ती करना अपनी उम्र छिपाने का एक अच्छा मौका था। ये मेपल रेड है, अनन्या पाठक ने जवाब दिया। ये रंग आप पर बहुत जच रहा है। मिस पाठक, आप न केवल सुंदर हैं बल्कि आपका मेकअप सेंस भी कमाल का है। अनन्या मल्होत्रा ने खुलकर तारीफ की। नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही लगा ली। मिस मल्होत्रा, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं और आपका मेकअप तो कहीं बेहतर है। अनन्या पाठक थोड़ा संकोच कर रही थी। उसने अभी सुना था कि स्टाफ उन्हें स्कूल बोर्ड की सदस्य कह रहा था। जाहिर है अनन्या मल्होत्रा का रुतबा बहुत बड़ा था। अनन्या पाठक को लगा कि वह तो बस एक छोटी सी सेक्रेटरी है, उसे इतने बड़े लोगों से बात करने में डर लग रहा था। दोनों महिलाओं के बीच बातचीत शुरू हो गई। अनन्या मल्होत्रा के बात करने का तरीका बहुत प्रभावशाली था और उसने कुछ ही पलों में अनन्या पाठक के साथ अपनी दूरी कम कर ली। आर्यन को औरतों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी नज़रें घुमा लीं। अचानक उसकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। विक्रम आज अपने उन पुराने कपड़ों में नहीं था। इसके बजाय उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वह उम्र में छोटा था, इसलिए भीड़ में वह एक साधारण छात्र जैसा ही लग रहा था। आज पीटीएम का दिन था और भीड़ का फायदा उठाकर विक्रम स्कूल में घुस आया था। इस समय विक्रम इधर उधर देख रहा था और खूबसूरत लड़कियों को ताड़ रहा था। जल्द ही उसकी नज़र ईशानी पर पड़ी। देखने और फिगर में ईशानी किसी भी तरह रिया कपूर से कम नहीं थी। जब विक्रम ने पहली बार रिया को देखा था तो वह मंत्रमुग्ध हो गया था। आज ईशानी को देखकर उसके दिल का भी वही हाल हुआ। विक्रम मन ही मन जल उठा और तुरंत बात करने के लिए आगे बढ़ा। आर्यन ये सब दूर से देख रहा था और उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। नायक एक कुत्ते जैसा होता है और मुख्य महिला पात्र एक गर्मा गर्म लड्डू जैसी। कुत्ता लड्डू देखकर लालच न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ईशानी पहले अर्जुन की कहानी का हिस्सा थी, लेकिन अर्जुन के खत्म होने के बाद अब वह विक्रम की कहानी का हिस्सा बनने वाली थी। पर आर्यन को कोई घबराहट नहीं थी। विक्रम ने जैसे ही ईशानी से बात करने की कोशिश की, ईशानी घृणा से चेहरा बनाकर वहां से चली गई। विक्रम का मुंह उतर गया, लेकिन उसने तुरंत हार नहीं मानी और दूसरी ओर देखने लगा। तभी उसे रिया कपूर दिख गई। रिया के पास खड़ी वह मासूम चेहरे और शानदार फिगर वाली लड़की मुस्कान ही होगी ना? वाकई बहुत खूबसूरत है। विक्रम अपनी राल टपकाते हुए कल्पनाओं में खो गया। आर्यन को हैरानी इस बात पर नहीं थी कि विक्रम एक थरकी इंसान है, बल्कि उसे एक समस्या समझ आई। उपन्यासों का नियम है कि जहां हाई कॉम्बैट वैल्यू वाला नायक जाता है वहां कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। आर्यन को यकीन था कि अगर विक्रम यहां आया है तो कुछ अनहोनी होने वाली है और इसमें रिया और मुस्कान जरूर फंसेंगी। वह विक्रम को यहां नहीं रहने दे सकता था। उसने पप्पू, टिंकू और शेरा को बुलाया और उन्हें कुछ निर्देश दिए। तीनों तुरंत विक्रम की ओर बढ़े और भीड़ में चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे तुम कौन हो? तुम हमारे स्कूल के छात्र नहीं लगते, यहाँ कहाँ से आए? देखो इसे कैसे चोरी छिपे घूम रहा है, जरूर कोई चोर है। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ हैं? हंगामा सुनकर 7-8 सुरक्षा गार्ड तुरंत
वहां पहुंच गए और विक्रम से आईडी कार्ड मांगा। वाटरशीन एजुकेशन ग्रुप की सुरक्षा बहुत कड़ी थी और हर गार्ड किसी प्रोफेशनल बॉडीगार्ड जैसा ट्रेन था। विक्रम के पास कोई आईडी नहीं थी। गार्ड्स को शक हुआ और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की ताकत बहुत ज्यादा थी और वह इतना अहंकारी था कि खुद को पकड़ने कैसे देता। उसने गार्ड्स का घेरा तोड़ा और सफलतापूर्वक वहां से भाग निकला। आर्यन को इस परिणाम की उम्मीद थी। उसे बस विक्रम को वहां से भगाना था और उसका काम हो गया। विक्रम की घटना ने थोड़ी हलचल पैदा की, लेकिन पीटीएम हमेशा की तरह चलती रही। क्लास टीचर स्टेज पर आकर छात्रों की तारीफ या आलोचना करने लगे। आर्यन को स्नेहा मैम से विशेष प्रशंसा मिली। हालांकि आर्यन इस खुशी का आनंद लेने के मूड में नहीं था। उसका पूरा ध्यान रिया और मुस्कान पर था। लगभग आधा घंटा बीत गया पर कुछ नहीं हुआ। क्या विक्रम के जाने से खतरा टल गया है? आर्यन ने मन में सोचा। आग। जैसे ही आर्यन के मन में यह विचार आया, बाहर से घबराई हुई आवाजें आने लगीं। हॉल में लोग पहले तो सन रह गए, लेकिन खिड़की से काला धुआं अंदर आते देख सबके होश उड़ गए। सत्यानाश! वाकई नायक का आना कभी खाली नहीं जाता। आर्यन ने मन ही मन कोसा। भागो! कॉन्फ्रेंस हॉल में चीख पुकार मच गई। धीमे धीमे, हड़बड़ी मत करो, लाइन से बाहर निकलो। अनन्या मल्होत्रा ने चिल्लाकर सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन धुआं तेजी से बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि आग भीषण है। ये हॉल 6ठी मंजिल पर था। अगर अभी नहीं भागे तो सब खत्म हो जाएगा। पूरा माहौल बेकाबू हो गया। पेरेंट्स और बच्चे पागलों की तरह दरवाजों की ओर दौड़ने लगे। भीड़ में धक्का मुक्की और भगदड़ मच गई। कुछ बदकिस्मत लोग नीचे गिरकर कुचले जाने लगे। मुस्कान उन बदकिस्मत लोगों में से एक थी। आर्यन ने ये देखा और बुदबुदाया। रिया और मुस्कान एक साथ निकलने की कोशिश कर रही थीं। रिया ने मुस्कान के दादाजी को भीड़ के साथ निकलने को कहा और खुद मुस्कान को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बहुत नाजुक थी और मुस्कान का बोझ नहीं उठा पा रही थी। रिया का स्वभाव जिद्दी था, पर इस संकट में उसने अपनी सहेली को अकेले नहीं छोड़ा। आर्यन मदद करना चाहता था, लेकिन अनन्या पाठक के पैरों में दर्द था और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। भागना तो दूर की बात थी। मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ, आर्यन ने झुककर अनन्या पाठक से कहा। अनन्या पाठक दंग रह गई। उसे लगा था कि आर्यन उसे छोड़कर भाग जाएगा। डिंग। मुख्य महिला पात्र अनन्या पाठक की मेजबान के प्रति अनुकूलता 10 बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता 30 अत्यधिक मिलनसार। डिंग। मेजबान ने कहानी को प्रभावित किया। 200 विलेन पॉइंट्स प्राप्त हुए।